हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस एनसीईआरटी के सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 6 क्लास की एनसीईआरटी अभी देख रहे हैं जो हिस्ट्री की है, और इसमें हम लोग 11वां अध्याय देख रहे हैं और लेक्चर भी हम लोगों का 11वां है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अध्याय है नए राज्य और नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, अब इसको आप पढ़िएगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है। देखिए, बैठकर वीणा बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। इसका संबंध आप देख सकते हैं कि जो हमारे समुद्रगुप्त थे, उनको बहुत ज़्यादा वो वीणा बजाते, मतलब वीणा प्रिय थे, वो सुनते थे। ठीक है, कविराज की उपाधि भी उन्हें मिली हुई थी। ये बात मुझे ऐसे ध्यान आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे क्या बताती हैं परिस्थितियाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बताती हैं परिस्थितियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अरविंद मतलब ये जो है उसमें लिखा है, जो बच्चा है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह सबसे उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि हरिसेन का संबंध किससे है। तो हरिसेन का संबंध जो है वो है भैया आपका समुद्रगुप्त से। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, कवि हरिसेन और संस्कृत भाषा, ये सब उसके थे। करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ में इसकी खुदाई की गई थी। इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा, और प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जिसमें आप अध्याय 10 में गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, और गुप्त काल के में इसका महत्व और बढ़ गया। आपको अध्याय 10 देखना हो तो मेरा लेक्चर जाके देख सकते हैं और कंठस्थ कर सकते हैं। देखिए, सिक्के का वीणा बजाते हुए किस गुप्त शासक को दर्शाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिय था, कौन? गुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्के पर दर्शाया गया है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि कवि उसे ईश्वर के दरबार बताया गया है और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिखाया गया है। ठीक है, आपको नीचे दिखाएगा भी वाक्य का अंश जो होगा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है इसको। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, शिलालेखों, सिक्कों की सहायता के बिना पूर्वकालिक भारतीय इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में पता अगर चर्चा आप करना चाहते हैं तो इसके बेस पर आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अपने उसमें, और उसको लिख सकते हैं, मतलब आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आंसर भी लिखकर हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और इसमें कुछ है नहीं खास कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन के आंसर हैं। इस तरह से आप निष्कर्ष देते हुए आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए, उस समय के जो वो था उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये कन्नौज का क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, ये प्रयाग हो गया, ये पाटलिपुत्र, नालंदा हो गया जो बिहार में है। ठीक है, थानेश्वर, मथुरा, ये सब जो उसका क्षेत्र था, यहाँ तक उसका प्रभुत्व था। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। ठीक है, वंशावली के बारे में थोड़ा सा बात करना लाजमी है, क्योंकि उस समय वंशानुगत शासन था, तो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें थोड़ा सा हमारा
मोबाइल है इसलिए थोड़ा सा लैग हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की रानी थी, इसको याद रखना है। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का बेटा था, आपको याद रखना है। उन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थी। महाराजा श्रीगुप्त, ठीक है, ये देखिए महाराजाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने ली थी? तो भैया ये चंद्रगुप्त था। आपको इसको कंठस्थ कर लेना है। कभी कभी स्टेट पीसीएस में आ जाता है, यू नेवर नो कब क्या आ जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के द्वारा महाधिराजा राज की उपाधि दर्ज की गई थी? तो भैया ये कौन था? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भी था और साथ ही साथ आपका समुद्रगुप्त भी था। तो ये आपका दोनों विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना। देखिए, अब यहाँ से हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिहार पीसीएस में आया था क्वेश्चन एक, तो इसीलिए हम लोग इसको कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं जिस हर्षवर्धन के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में भी जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने 1400 साल पहले शासन किया और उसके दरबार में बाणभट्ट के, अब ऐसे आ जाएगा बाणभट्ट का संबंध किससे है, तो कन्फ्यूजन मत करिएगा, ये हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक है, इन्हें संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षचरित किसने लिखा था? तो हर्षचरित लिखा था बाणभट्ट ने। चीनी तीर्थयात्री वैनसांग, इसके बारे में आप अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं। आप चाहते हैं अगर कि इसके बारे में जानना, तो आप मेरा जाकर लेक्चर अध्याय 10 वाला देख लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा इसको देखते हैं, वैनसांग ये सब काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, बाणभट्ट से हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, आपको पता है। हर्षचरित इसने लिखा था, किसमें? हर्षचरित संस्कृत में लिखा गया है। हर्षवर्धन की जो वैशाली तथा हर्ष का एक राजा बनने तक वर्णन दिया गया है। इसमें एक हर्षवर्धन एक सेनापति भी था ना, तो वहाँ से उसको राजा बनने तक वर्णन किया। देखिए, इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? तो आप इसको याद रखिएगा भैया, वैनसांग, या कहीं कहीं आपको मिलेगा स्वांतसांग। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखना है, कभी भी कुछ भी नाम देकर पूछ लेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर्ष अपने पिता के सबसे छोटे बेटे थे। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने थानेश्वर के राजा बने और बहनोई कन्नौज के शासक थे। और बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला। तो हर्ष उनके बहनोई को बंगाल के शासक ने मार डाला। उसके बाद से हर्ष जो थे कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और उनके जो बहनोई थे उनका नाम शशांक था। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद से अब देखिए, ये पुलकेशर द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। ठीक है, देखिए, मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्होंने पूरब में जितनी सफलता ली थी उतनी ही सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली और उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। यानी कि पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। देखिए, बोधि वृक्ष इन्होंने लगाया। देखिए, बोधि वृक्ष को 3 बार नष्ट करने का प्रयास भी किया गया था। इस बात को आप अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। थैंक यू।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रथम प्रयास, सम्राट अशोक की एक वैश्य रानी थी त्रिस्या क्षमिता, पता नहीं क्या लिखा है, इसका एडिटिंग काफ़ी मोटा हो गया है, सॉरी। इसमें देखिए, बौद्ध वृक्ष नष्ट, कुछ सालों बाद पुनः उसी जगह पर बौद्ध वृक्ष लगाया गया होगा। देखिए, पल्लव, चालुक्य और पुंकेसर द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राज्यवंश थे और पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में से लेकर कावेरी के बीच डेल्टा तक थी, जबकि चालुक्य जो थे वो कहाँ थे? कृष्णा नदी से तुंगभद्रा यानी कि दक्षिण भारत में, आपको ध्यान में रखना है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी एवं यह प्रमुख व्यापारी केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिरें हैं। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता है। ये सब आप फिर जो ध्यान रखने लायक बात होगी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। पुंकेसर द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था, ये भी आप ध्यान रखना। द्वितीय प्रयास शशांक ने की थी। देखिए, ये रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस दरबारी कवि से संबंधित है? तो इसको आपको याद रखना है कि यह पुंकेसिन द्वितीय से संबंधित है। रवि कीर्ति जो थे वो पुंकेसिन द्वितीय से के दरबारी कवि थे। तीसरा कारण क्या था? प्राकृतिक आपदा के कारण बोधि वृक्ष नष्ट हो गया होगा, इस तरह का प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, रवि कीर्ति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। यानी कि पल्लव और चालुक्यों का पतन राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने किया। ठीक है, चालुक्यों का पतन चोल वंश ने किया और पल्लवों का पतन राष्ट्रकूटों ने किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पल्लवों को किसने समाप्त किया? तो राष्ट्रकूटों ने। देखिए, चालुक्यों को किसने समाप्त किया? तो चोलों ने। देखिए, ऐसे याद रखिएगा, पल्लव को राष्ट्रकूटों ने समाप्त किया, से चालुक्यों को से चोलों ने समाप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? तो राजाओं के लिए भूमि पर सबसे कर महत्वपूर्ण था, यानी कि सभी राजा जो थे वो भूमि पर कर लगाते थे और उसी से अपना राज्य काज चलाते थे। ठीक है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी और धीरे धीरे जो गांव था, ठीक है, धीरे धीरे कई नए बदलाव किए गए उसमें। ये मेरा मोबाइल है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इसमें, इसके लिए माफ़ करिए। एक सेकेंड। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी होता था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कभी मैचिंग भी करके दे देगा महादंड नायक का संबंध किससे है, फिर 4 विकल्प दे देगा आपको, तो आपको याद रखना है कि महादंड नायक का संबंध मुख्य न्यायाधीश से है, मतलब जो न्यायाधिकारी होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान के चलिए आजकल के ज़माने में। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक अनुवांशिक पद जो थे अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे और इससे कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह महादंड नायक तथा अर्थात मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, राजतंत्रात्मक था ना, इसीलिए राजा का बेटा राजा बनेगा वाले हाल था तब। ठीक है, कुमार सत्य मंत्री यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन रहता था। हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। कुमार मात्य क्या होता है? कुमार मात्य इसको मंत्री को कुमार मात्य कहते हैं। एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। यह काफ़ी ज़्यादा पोस्ट इसके पास था उस समय। ठीक है, संभवतः वहाँ स्थानीय प्रशासन में बहुत व्यक्तियों पर बहुत बोलबाला रहा होगा और नगर श्रेणी यानी कि
मुख्य बैंक या शहर का व्यापारी। नगर श्रेणी का संबंध किससे है? व्यापारी से। मैंने इसको करवाया है पिछले वीडियो में। सार्थवाह यानी व्यापारियों के खिलाफ काफिले का नेता। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुल्लिक प्रथम कुल्लिक मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान होते थे। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि नगर श्रेष्ठी मतलब जो बैंकर होते थे, व्यापारी होते थे, उनको कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारियों के काबिले का जो नेता होता था उनको कहा जाता था। प्रथम कुल्की जो था शिल्पकार तथा कायस्थ यानी कि लिपिकों के प्रधान को कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यही मैंने फिर यहाँ पे भी लिख दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब वही लिखा है जो वहाँ पे मैंने आपको बताया। सामंती ढांचा था। अब यहाँ से एक नए प्रकार की सेना की बात अब करेंगे। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। उस आपने बाहुबली देखा होगा, आपको याद आ रहा होगा। कुछ सेना नायक भी होते हैं जो आवश्यक तौर पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे और इन नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में कुछ भूमि दान दे दिया जाता था और इन भूमि पर वे कर वसूला करते थे। वे सेना तथा घोड़ा की देखभाल करते थे, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। मतलब जो सामंत किसे कहता था? सामंत उसे कहा जाता था जो अपनी सेना रखते थे और राजा को मुश्किल पड़ने पर हेल्प करते थे। उसके बदले में राजा उनको कुछ भूमि दे देता था जिसका वो कर वसूल करते थे। तो यही मैंने यहाँ पे लाइन करके लिख दिया है। आप इसको भी देख लीजिएगा, मन करेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए दक्षिण के राज्यों में सभाएं क्या थी, इसको हम देखेंगे। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है और इसमें एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था उसे सभा कहा जाता था। ठीक है, देखिए सभा कहा था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। सभ्य की असीमित का कार्य क्या था? सिंचाई। देखिए यहाँ पे सिंचाई, खेतीबाड़ी के जुड़े काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख इत्यादि का काम करती थी और समितियां जो थी ये काम करती थी। आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इस इलाके में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात है। तो उर का संबंध किससे है? ग्राम सभा से। ये भी याद रखना है, आप नोट कर सकते हैं अपने बुक में, कॉपी में। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। ये भी ध्यान रखना है, नगरम का संबंध नगर से नहीं था, व्यापारियों के संगठन से था। ठीक है, यही सब याद रखना है भैया, यही सब पूछेगा काफ़ी बार। आप प्रीवियस ईयर का पेपर अगर देखेंगे तो आपको देखिए नगरम का संबंध व्यापारी से है, मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। उस ज़माने में लोग कैसे थे? उस ज़माने में आम आदमी का कैसा था? जनसाधारण के लिए जीवन थोड़ा बहुत झलक हमें नाटकों एवं कुछ अन्य स्रोतों से मिलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के बारे में चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकारों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दर्शाया गया है, जबकि अन्य लोग जो थे वहाँ की महिलाएं प्राकृत बोलती थी, जो गरीब वर्ग था। और उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नाम एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। और इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारी के दुर्व्यवहार को बताया, यानी कि उस समय जो गरीब वर्ग के लोग थे, नीचे तबके के, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, भेदभाव होता था, समानता नहीं थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है प्रिय दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा अगर आपको होगा, लेकिन यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा मोबाइल वाला प्रॉब्लम हो गया है भैया, नहीं तो 1-2 मिनट तो कम ही लगता। चलिए देखते हैं।
आइए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करना होगा हमको। सॉरी, ये सब मोबाइल की गलती है, मतलब मेरा मोबाइल भी सही नहीं है और क्या करें, परेशानी तो है ही। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, चीनी यात्री फासियान या फायान दोनों तरफ से नाम से जाना जाता है, और इस समय उन लोगों की दुर्गति को भी दिखाया गया है जिन्हें ऊंच और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। तो इसमें क्या है, सामाजिक स्थिति को भी दर्शाया गया है, आप इसको देखिएगा। यूपीएस बिहार पीसीएस में यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था। तो ब्राह्मण राजा संस्कृत बोलते थे और अन्य जो साधारण व्यक्ति थे वो संस्कृत नहीं बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, उसके बाद से ये देखिए आप, भीतर आना, ये सब चोट करते थे छुआछूत से या किसी भी प्रकार से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए। राजा की सेना, मैंने आपको पहले ही बता दिया राजा की सेना कैसी थी, सामंतवादी कहीं कहीं व्यवस्था थी। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ उपयोगी शब्द हैं। प्रशस्ति मैंने आपको बताया, आर्यवत, दक्षिणापर्ध, वंशावली, अनुसानिक पदावली, सामंत किसे कहते हैं आपको मैंने बताया। सभा नगरम क्या था, व्यापारियों वाला था। ठीक है, ये गौतम पुत्र सतकर्णी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये सब आपको मैंने बता दिया, ऊपर है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। उदाहरण के लिए जो यूक्रेन रसिया का वार, आर्थिक संकट, ये सब व्यापार। ठीक है, ये सब आप देखिएगा। अब हम अंतिम अध्याय हम लोगों का कल है, कल इसे भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पर आ जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।